वक्त की रफ्तार। मधुकर, मुझे लगता नहीं कि उसने रिजाइन किया होगा। मेरे ख्याल में उसे निकाला गया है। इतना बड़ा पेपर ऐसी बातों में क्यों फंसेगा? और विजय राज कोई मूर्ख तो है नहीं। हाँ, इतने सालों से काम कर रहा है, इस मामले को इस्तीफे का रंग दे दिया होगा। क्या ये बात आप यकीन के साथ कह सकते हैं? देखो, ये मेरा अंदाजा है, मगर यकीन होता चला जा रहा है। कल उसका फोन आया था मेरे ऑफिस में, मैंने लिया नहीं। वो मुझसे बात करना चाहता था। हो सकता है वो काम की तलाश में हो। काम की तलाश। तो फिर तुम देर किस बात की कर रहे हो? उसे वश में करो। देखो, पत्रकार के रूप में मंथन एक हीरा है, हीरा। ही इज ए जेम एज ए जर्नलिस्ट। अगर तुम तराजू के एक पलड़े में पत्रकार मंथन को रखोगे और तराजू के दूसरे पलड़े में अपनी सारी ताकत रख दोगे, तो पत्रकार मंथन वाला पलड़ा ही भारी रहेगा। उसे खरीदो और फिर प्रजासत्ताक के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इससे बढ़िया हथियार तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा दिवाकर, कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारी बात में दम है मधुकर। मेरा नाम मधुकर है दिवाकर, और मेरी बात में हमेशा दम होता है। ये बाल मैंने राजनीति में सफेद किए हैं, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो और उस पर आज ही अमल करो। आज क्या? मैं अभी फोन करता हूं। दिवाकर, ये बात फोन पे करने वाली नहीं है मेरे दोस्त। मंथन के घर जाओ। इस वक्त मंथन कांटों भरे रास्ते से गुजर रहा है। उसके रास्ते के कांटे चुनो और वहां फूल बिछाओ। फूलों की सुगंध पर भंवरा अपने आप आ जाएगा। जी, मैं दिवाकर हूं, और ये आपके लिए है। आपके लिए है ये फूल। मैं जानता हूं ये फूल है। मिस्टर मंथन, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। जाहिर है किसी भी सच्चे पत्रकार को बुरा ही लगता है। मैं आपके जज्बात समझता हूं। कल जो आपने अखबार में छापा वो भी पढ़ चुका हूं मैं। अरे वो तो कोई लेट नाइट बैठा था, उसने भेज दिया। मैं मानता हूं मेरी भी गलती है इसमें। उसने मुझे फोन किया और पूछा कि मंथन महादेवी पंडित के इस्तीफे की खबर है। मैंने कहा ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक सीनियर जर्नलिस्ट का इस्तीफा है, छाप दो। उसने लिख दिया। चलो, बुरा हुआ जो भी हुआ, मैं इस बात की माफी मांगता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, बहुत जरूरत है। जौहरी जानता है हीरे की जरूरत। मतलब? मंथन, मैं जानता हूं इस्तीफा तो एक नाटक है। दरअसल तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तुमने इतनी सेवा की प्रजासत्ताक की, इतनी सालों मेहनत की, क्या मिला तुम्हें? तुमसे इस्तीफा मांगा गया। इस्तीफा उन्होंने मांगा नहीं था, मैंने उन्हें इस्तीफा दिया था। मंथन, मैं भी एक पेपर चलाता हूं, अंदर की थोड़ी बहुत बातें मैं भी समझता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा था। चलो मान लेते हैं, तुमने दिया, उन्होंने ले तो लिया ना। मंथन, डरो नहीं, तुम्हारा कोई भी दिन खाली नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहते क्या हैं आप? वही जो तुम चाहते हो। मैं? जब तुम्हारा फोन आया तभी मैं समझ गया। मैंने फोन इसलिए नहीं किया था। मंथन, मैं जानता हूं जिसकी नौकरी ना रही वो दूसरे मालिक को फोन क्यों करेगा।
देखो, फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए नौकरी हाजिर है, और वो भी दुगनी सैलरी पर। आप मुझे लाख नौकरी दें, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट करूं तब। क्यों? समाचार में क्या खराबी है? प्रजासत्ताक से टफ फाइट दे रहा है, और तुम्हारे आने पर नंबर 1 तो बनना ही है। अगर तुम मुझे फोन ना करते तो मैं खुद तुम्हें फोन कर देता। मैंने नौकरी के लिए फोन नहीं किया था। चलो, नहीं किया था, मैं तुम्हें कार और रहने की जगह देता हूं। नहीं दिवाकर जी, अपना ईमान बेचकर मुझे अन्याय के रास्ते पर चलने वाली गाड़ी नहीं चाहिए। और रही बात घर की, तो मेरी मां का यह घर दुनिया के किसी भी घर से ऊंचा और सुरक्षित है। आप जा सकते हैं। मंथन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम समाचार को समझते क्या हो? बताता हूं। मैं समाचार को झूठा, बेईमान और घटिया समझता हूं। गुंडों और पूंजीपतियों की जलील हरकतों को छुपाने वाला एक अड्डा समझता हूं। गरीबों की पीठ पर चलने वाला कोड़ा समझता हूं, परिंदा समझता हूं। कोई एतराज है आपको? भूखे मरोगे, भूखे मरोगे, तब याद आएगा, बहुत याद आएगा। हाँ, मरूंगा भूखा, लेकिन मुझे गम नहीं होगा। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए आप जैसे गंदे लोगों की हवा अपने बदन को लगने नहीं दूंगा। चाहे मैं मोहताज हो जाऊं हर चीज के लिए, लेकिन मैं अपना ईमान कभी नहीं बेचूंगा। कहां बेचोगे? कौन खरीदेगा तुम्हारा ईमान? ये विजय राज देश रत्न है। देखो, जब ईमान का भूत उतर जाए तो आ जाना। तुम्हारे लिए मैं एक कुर्सी खाली रखूंगा। और सूरज, कुछ हाथ लगा? सर, मैंने सिद्धि देवी की रिपोर्टिंग फाइल तैयार कर ली है। वेरी गुड। सर, मैंने पूरी जांच पड़ताल करी है। सिद्धि देवी के खिलाफ हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहां तक कि कोई मामूली सी कंप्लेंट भी नहीं है उसके खिलाफ। विजय ने इतना कुछ कहा और हमारे डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेंट तक नहीं। कुछ तो होना चाहिए। मुझे भी यही शक है सर। खुद विजय जी की एक कंप्लेन है, लेकिन वो रेणुका के नाम है। उसने किसी व्यापारी मिस्टर चोपड़ा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और प्रजासत्ताक को चीट करने की भी कोशिश की, बस। हाँ, एक और बात है सर, इनका एक सेंटर है दिल्ली में, और जहाँ ये लोग रहते हैं वो जगह इनकी पर्सनल सिक्योरिटी से पूरी तरह घिरी रहती है। इनकी सिक्योरिटी में कौन से वेपन? कार्बाइन है, पिस्टल है, रिवॉल्वर है, लेकिन सबके सब परमिटेड है। वहीं कार्बाइन इनको किस बेसिस पे मिली? सर, इनके बड़े स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं। कब तक हैं बॉम्बे में? ये तो मैं नहीं बता सकता सर, लेकिन हर 2 दिन के बाद दिल्ली में इनकी विजिट जरूर होती है। ठीक है, जब तक बॉम्बे में है इनका कड़ी नजर रखो, जरूरत पड़े तो सीआईडी के हेल्प लो। यस सर। हाँ सर, एक और बात, कल एंथनी की कोर्ट में गवाही है। या आई नो। अरे जोबन, सवेरे सवेरे कैसे याद किया भाई? अरे यार, यादों के लिए सवेरा कैसा और रात कैसी। कोर्ट जा रहा था, मुड़ पड़ा, और वैसे भी आज मैं तुमसे मिलने वाला था। क्यों, कोई खास बात? यार, वो सिद्धि देवी है ना, हाँ हाँ, उसके बारे में मैंने जांच पड़ताल की। कुछ निकला? आओ बैठो बैठो बैठो। नहीं यार, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और न ही कोई कंप्लेंट है। क्या बात कर रहे हो यार? वो फ्रॉड औरत है। उसका जो अड्डा है ना, वो लोगों को चीट करने के लिए बना रखा है। दुनिया भर के बदमाश उसके साथ होंगे वहां पर। नहीं यार, वो दिल्ली वाला जो सेंटर है ना, वो मन की शांति के लिए है, वो एक आश्रम है। अरे यार, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, वो क्या किसी को मन की शांति देगी? हर यार, एक हैरत और भी मुझे है, दिल्ली में उसके इस आश्रम के अलावा एक और जगह है जहां बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी है। अब तुम बताओ, एक साध्वी के लिए सिक्योरिटी की क्या जरूरत? अगर वहां छापा मारा जाए तो? अरे यार, बहुत लफड़ा है। सेंटर की परमिशन लो, सर्च वारंट निकालो, और उसके खिलाफ कोई केस भी तो नहीं है। प्रोसीजर बहुत लंबा है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? मतलब ये कि अगर हम किसी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से
उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करें और फिर उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई की जाए तो? थोड़ा वक्त दो मुझे, हो सकता है कानून में रहकर हम उसे कोई रास्ता निकालें। वक्त तो नहीं है हमारे पास, पता नहीं और कितनी देर विलास का इंतजार करना पड़ेगा। विजय, धीरे से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक तो होना ही है। चल निकलता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे अभी आए, अभी चल दिए, बैठो तो सही। या जल्दी में हूँ, दरअसल उस दिन जो वो मेरी गाड़ी में बम रखा था ना, उसी की आज गवाही। क्या हुआ, कुछ पता लगा उसके बारे में? सारे सबूत और यकीन भाऊ साहब भोसले के नाम पर आकर रुक जाते हैं और वो फरार है। उसके लिए मैंने डीएम के घर पर भी छापा मारा, वो तो नहीं मिला, लेकिन उसके घर पे एक औरत मिली जो शायद उसकी बहन है। मैं देवव्रत से मिला था, उसने उस औरत के बारे में काफी कुछ खबर दी मुझे। वो शायद मिसेस अग्निहोत्री होगी, डीएम के घर पर। ये सब क्या मामला है? वो क्या है कि अग्निहोत्री ने डीएम के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे कर लिए थे, जिसकी बिना पर डीएम जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसता रहता, पर वो फाइलें कहीं अग्निहोत्री से गायब हो गई। ओह गॉड। अब पता नहीं वो फाइलें इस वक्त कहां हैं और किसके पास है। अब बात है, क्या बात है। अरे दिव्य मोहन जी, मेरे गुरु श्री जी, आपकी जान अब मेरे हाथ में है हुजूर। जिस तोते में आपकी जान बसती है ना, वो अब मेरी कैद में है। और हुजूर, आने वाले इलेक्शंस में अगर मुझे जिताकर आपने मंत्री नहीं बनवाया तो समझिए आपकी जान तो गई हुजूर। जियो अग्निहोत्री जियो, किस्मत का खेल भी निराला है भैया। मेहनत किसी और ने की और उसका फल मुझे मिल रहा है। क्या बात है, क्या बात। हेलो, भाऊ साहब भोसले जी। हाँ जी, कैसे हैं हुजूर? जी हाँ, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं हुजूर, इन हालात में आप कैसे होंगे। क्या क्या अजी, क्या बात कर रहे हैं जनाब? आप तो इतने बड़े नेताजी के साले हैं और आपके खुद इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको तो कोई भी अपने घर में छुपा लेगा। क्या? हाँ जी, ये बात तो आपकी सही है कि वक्त आने पर तो हुजूर साया भी साथ छोड़ देता है। क्या? मैं? देखिए, मुझे आपका साया बनने में कोई एतराज नहीं, लेकिन वो क्या है कि मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता। नहीं नहीं, मुझे आप माफी कीजिएगा। वैसे मेरी एक सलाह है आपको, आप ऐसा कीजिएगा कि कहीं फौरन वौरन भाग जाइएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी हुजूर, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अगर आप फौरन चले गए ना तो सब झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। और एक बात और है कि हुजूर कहीं खुदकुशी करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस देश की आपने अभी बहुत सेवा करनी है। गुड बाय। भाऊ साहब भोसले, डीएम साहब के साला साहब। भाभी जी नमस्कार, आपने मुझे याद किया? जी मधुकर जी। जी? नहीं 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 नहीं, आप मुझे मधुकर कहिए, ये जी मत लगाइएगा। वैसे भी मैं तो एक अदना सा सेवक हूं आपका। जैसे हनुमान राम जी का आज्ञाकारी होने के साथ साथ सीता जी का सेवक था, उसी तरह से मैं डीएम साहब का आज्ञाकारी होने के साथ साथ आपका सेवक हूं। आप तो हुक्म कीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मधुकर, मैं बहुत परेशान हूं। ओह, देखिए भाभी जी, आप मुझे अपनी परेशानी बताइए,
मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपकी परेशानी मिटाने की पूरी कोशिश करूंगा। मधुकर, भाऊ का कहीं पता नहीं चल रहा। न जाने कहां चला गया होगा। अब जाएंगे कहां, इसी शहर में होंगे। अब देखिए ना, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है उनका, किसी ना किसी ने तो मदद की होगी ना। और आपको तो पता ही नहीं कि कितने बड़े बड़े लोगों को बड़ा बनाने में भाऊ साहब का ही हाथ है। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं फिक्र न करूं तो कौन करेगा? एक ही तो भाई है मेरा, और उसके भी पीछे ये दुष्ट चक्र पड़ा है। ये इतने बड़े नेता है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं रहे, नहीं उसकी कोई मदद करना चाहते। न जाने वो कहां होगा, किस हाल में होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैंने कहा है ना कि जहां होगा बिल्कुल ठीक होगा, सही हाल में होगा। नहीं मधुकर, इस हालत में कोई ठीक नहीं हो सकता। मैं राजनीति वालों को करीब से जानती हूं। अगर अपना काम ना हो तो ये किसी का काम नहीं करते। आप फिक्र मत कीजिए, कोई मदद नहीं करेगा तो मैं करूंगा आपकी मदद। तुम मेरे भाई जैसे हो, मेरे भाऊ को ढूंढ निकालो, तुम्हारे बहुत उपकार होंगे। कैसी बात कर रही हैं आप? मैं भाई जैसा नहीं, मैं आपका भाई ही हूं। और कीड़े पड़े मेरे शरीर में अगर मेरे मन में कभी उपकार जैसा शब्द भी आया हो। देखिए, आपने मुझे भाई कहा है ना, मैं आपको भाई का फर्ज पूरा करके बताऊंगा। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी भाऊ साहब को ढूंढूंगा। मैं आपका साथ दूंगा। आप सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। इतनी मेहनत कर रहा हूं, मनोकामना तो भगवान पूरी करेगा ही। लेकिन यार, भाऊ साहब कौन है? भाऊ साहब दिखने में कैसा होगा? क्या कभी मिला हूं मैं इससे? कुछ याद नहीं आ रहा। भाई, वो मुहावरा बिल्कुल सही है कि आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आभा, उस आदमी का क्या हुआ जिसने तुम्हारे पापा की गाड़ी में बम लगाया था? एंथोनी नाम का कोई गुंडा है, बस उसी का पता लगा है। एंथनी समझ रहा है, वो डोंगर पट्टी का अपने आप को दादा समझता है। सुनहरे लंबे बाल है उसके। तुम जानते हो उसे? एंथनी डीएम के दरबार में जब हड्डियां बढ़ती हैं तो होता है वो, मैं देखा हूं अपनी आंख से। वैसे भाऊ भोसले का खास है वो। ये सब भोसले ने तो करवाया है। मगर ये भाऊ भोसले है कहाँ?